इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाएं कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किशन भाई राम राम। विनोद भाई अपना भी राम राम, और कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सब बन भाई ना हमारी राम राम। तो विनोद भाई। हाँ किशन भाई। तो आज का जो किसान वाणी कार्यक्रम है, न्यू बताओ पहला तो आज आप के तो चर्चा लेके आए और किस विषय में डॉक्टर से आपने बातचीत करी, वो कौन सा विषय है? भाई विषय तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन सब तो पहले तेनों बता भाई बारिश हो रही है जो, बिल्कुल उसमें देख रेख तरह रहा हो अपने डांगर ढोर की खेता की। हाँ हैं बिल्कुल रख रहे तो भाई। किस प्रकार से सावधानी रख रहे हो उसमें? देखिए विनोद भाई, जिस तरह के अपना जो पशु है, एक तो उसको जो अल्ला हो गया उसको सूखे में बांधा, और उसका मच्छरों से भी आप पूरा ध्यान रखा। बिल्कुल। और इसी तरह जो है ना अपने जो मुर्गी पालक भाई है ना, हाँ उसके बारे में थोड़ी जानकारी तो दो कुछ। अच्छा, मुर्गी भी अपना बेरामन है, हाँ, आप मुर्गी पालन भी कर रहे हो। तो भाई आज जो हमने बातचीत करी आजकल के दिनों में मुर्गी घरों की देखभाल विषय पर, जो अपने भवेन से पशु चिकित्सक है डॉक्टर रोहतास सैनी जी, उनसे बातचीत करी थी। तो भाई बहुत बढ़िया बातचीत बताई, क्यों ना पहले बातचीत सुन ले। बिल्कुल सुनवाओ। तो ये भेंट वार्ता सुनते हैं। आजकल के दिनों में मुर्गी घरों की देखभाल विषय पर आज हम बात करते हैं डॉक्टर रोहतास सैनी से, जो बेबैन में पशु चिकित्सक है। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में जुड़ने पर आपका स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आजकल हम जो बात करें तो मुर्गी पालन जो एक व्यवसाय का रूप ले चुका है जी, तो इसमें शुरुआती तौर पर हमें किस प्रकार की प्रबंध व्यवस्था करनी चाहिए? देखिए, मुर्गी प्रबंधन एक बिल्कुल अलग विषय है जी। मुर्गी फार्म बनाने के लिए हमें सबसे पहले शेड का एक विशेष चयन करना चाहिए, जिसके अंदर शेड बनाते वक्त जो मुर्गी फार्मर है उसको उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और दिशा का ध्यान रखना चाहिए। जहाँ पर शेड बनाना है उस जमीन का भी एक उचित सिलेक्शन करना चाहिए। किस प्रकार से सिलेक्शन होना चाहिए डॉक्टर साहब उसका? देखिए, जहाँ पे मुर्गी फार्म बनाना है वो जगह सबसे पहले तो मुख्य मार्ग के आसपास होनी चाहिए। तो जहाँ पर शेड बनाना है, जहाँ पर हमने मुर्गी पालन का मुर्गी घर बनाना है, वो वहाँ पर तकरीबन 1 से 1.5 फुट आसपास की ज़मीन से ऊंचाई पर हो, ताकि बरसात के दिनों में वहाँ पे पानी इकट्ठा ना हो। जी ठीक है। दिशा जो है मुर्गी फार्म की जो दिशा है वो पूर्व से पश्चिम रखनी चाहिए। इससे बारिश के समय में बारिश अंदर नहीं जाएगी और सीधी धूप भी मुर्गियों के ऊपर नहीं लगेगी। तीसरा, रोशनी भरपूर मात्रा में मिलेगी और हवा का आवागमन बहुत बढ़िया होगा, जिसे हम वेंटिलेशन कहते हैं, यानी कि प्रॉपर वेंटिलेशन रहेगा। जिस प्रकार से आपने ये व्यवस्था बताई है, तो जो दिशा की बात है, दिशा इस प्रकार से क्यों होनी चाहिए? देखिए, ये इसलिए होनी चाहिए कि हमारे जो पूर्व और पश्चिम शेड की लंबाई होगी
धूप शेड के अंदर नहीं जाएगी, यानी कि जब मुर्गी उसके अंदर होगी तो उसके ऊपर सीधी धूप नहीं लगेगी। गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और मुर्गी को एक निश्चित तापमान ही चाहिए होता है। यदि उससे ज़्यादा तापमान होगा शेड आसपास का तो मुर्गी की मृत्यु हो जाएगी, जिससे फार्मर को नुकसान होगा। दूसरा, जो बारिश के दिनों में बारिश अंदर नहीं जाएगी, जिससे उसका बिछावन गिल्ला नहीं होगा, क्योंकि गिल्ला बिछावन से बहुत सारी बीमारियाँ मुर्गी फार्म के ऊपर आ सकती हैं। जी, तो इसमें बिछावन में क्या प्रबंध रखना चाहिए हमें? देखिए, बिछावन के लिए मुर्गी फार्म पर चावल का छिलका, सूखा लकड़ी का बुरादा या मूंगफली का छिलका, इस तरह का कोई भी पदार्थ हम यूज कर सकते हैं जो हमारे आसपास आसानी से मिल जाए। इसके अंदर मुख्य यही बात ध्यान में रखनी कि ये गिल्ला नहीं होना चाहिए, इसके अंदर किसी तरह की फफूंदी या कोई मिट्टी नहीं होनी चाहिए, ताकि वहाँ पे धूल ना हो और कोई कीटाणु ना पनपे। गिल्ला रहने से बचाने के लिए इसमें हमें विशेष प्रबंध की ज़रूरत है। इसके लिए जो मुर्गी फार्म के अंदर बच्चों के लिए पानी वगैरह का प्रबंध है, उसके अंदर कहीं रिसाव नहीं होना चाहिए। तो बिछावन को बिछाने से पहले हमें उसको धूप भी देनी चाहिए? यदि ये हो सके तो बहुत बढ़िया रहेगा। जी, तो डॉक्टर साहब, अगर बिछावन के बाद हम बात करें चूजों की, तो जब चूजों की देखभाल करें तो शुरुआती समय में किस प्रकार से हमें इनका ध्यान रखना चाहिए, या जैसे टेम्परेचर की है या जगह का, पानी का है, इस बारे में किस प्रकार से हम इस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं? देखिए, जब भी फार्म के ऊपर नए चूजे आने होते हैं, उसे हम पहले ही फार्म का प्रबंध करना ज़रूरी होता है। चूजे आने से 24 घंटे पहले हमें वहाँ पर बिछावन बना के जहाँ पर चूजे रखने हैं उसको हम ब्रूडर हाउस बोलते हैं, उस ब्रूडर हाउस का एक टेम्परेचर मेंटेन कर देना चाहिए, क्योंकि छोटे चूजों के अंदर तापमान कंट्रोल करने की शक्ति कम होती है और ब्रूडिंग के अंदर इसी तापमान को कंट्रोल किया जाता है। तो सबसे पहले जब भी फार्म के ऊपर चूजा आए, उसको एक विशेष तापमान की जरूरत होती है जो 35 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहना चाहिए, और उसके बाद हर 3 दिन में 2 डिग्री सेंटीग्रेड हम उस तापमान को नीचे ला करके 25 तक ला सकते हैं। ये तो तापमान का प्रबंध है ब्रूडिंग हाउस में। उसके बाद रखने का जगह है वो तकरीबन चूजों की गिनती का 1/3 होना चाहिए। जी, ठीक है। और 50 बच्चों के चूजों के ऊपर एक पानी का बर्तन और एक दाने का बर्तन वहाँ पर रखना चाहिए। इस तरह से हम यदि प्रबंध ब्रूडिंग के अंदर करेंगे तो हमारी ब्रूडिंग सक्सेसफुल होगी और अच्छे से बढ़िया आगे के वयस्क पक्षी तैयार होंगे। अगर जो वयस्क मुर्गियों की प्रबंध की देखभाल करें तो जैसे चूजों की बात करी, देखिए, जब बर्ड बड़ा हो जाता है उसके लिए थोड़ा तापमान को नियंत्रण करना अपने आप में वो सीख जाता है या वो नियंत्रण कर लेता है। सबसे पहले उसको लगभग 22 डिग्री से 26 डिग्री के बीच में तापमान मिलना चाहिए, और उनका जो रखने का जगह है तकरीबन 1 स्क्वायर फीट होना चाहिए। पानी का प्रबंध वही है, अब उसको लगातार पानी प्रबंध मिलता रहना चाहिए और दाना मिलता रहना चाहिए। इसके लिए जो जगह है, पानी के बर्तन और दाने के बर्तन लगभग अपने 2% के आसपास होने चाहिए उनकी संख्या के। डॉक्टर साहब, अगर जो साधारण भाषा में हम बात करें तो कितनी रोशनी होनी चाहिए? अगर जो कोई सिंपल आदमी तो साधारण भाषा में कैसे समझे कितनी रोशनी होनी चाहिए? देखिए, जो हमने शेड की लंबाई चौड़ाई बताई थी और उनसे दिशा बताई थी, उसमें रोशनी वैसे तो भरपूर मात्रा में जितनी ज़रूरत है उसी वैसी चली जाती है, लेकिन फिर एक साधारण भाषा में बताए तो इतनी रोशनी होनी चाहिए कि वहाँ पे आदमी बैठ के शेड के अंदर अखबार को अच्छी तरह से पढ़ सके। एक मोटा आइडिया सा है, अखबार हम आराम से पढ़ सके, इतनी रोशनी होनी चाहिए। उपयुक्त है जी। इसके साथ साथ डॉक्टर साहब, यदि हम इनके रिकॉर्ड्स की बात करें, जैसे टीकाकरण की भी है, बीमारियों की देखभाल की है, कुछ ऐसा रिकॉर्ड भी हमें रखना चाहिए इसमें? जी हाँ। देखिए, मुर्गी फार्म को एक अच्छे व्यवसाय के रूप में अपनाने के लिए रिकॉर्ड कीपिंग बहुत ज़रूरी है। आप फार्मर को या मुर्गी पालक को हमेशा अपने फार्म का गिनती होना चाहिए कि उसके पास कितने चूजे आए थे, और डेली उनकी गिनती करे। जितने चूजों की मृत्यु होती है वो भी रोज़ाना दर्ज करे, ताकि उसको पता रहे कि मेरे फार्म पे आज के दिन कितने पक्षी जिंदा हैं। उसके बाद जितना दाना आया उसका भी रिकॉर्ड होना चाहिए, यानी कि फीड का रिकॉर्ड होना बहुत ज़रूरी है, मृत्यु का रिकॉर्ड होना बहुत ज़रूरी है, और टीकाकरण पक्षियों को जो मुर्गी की है इसको बीमारी से बचाने के लिए टीकाकरण का विशेष महत्व है, और इस टीकाकरण का एक शेड्यूल होता है। यदि हम रिकॉर्ड नहीं रखेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कौन सा टीका कब लगाया था और आगे कब लगना है। इसलिए टीकाकरण का भी रिकॉर्ड रखना बहुत ज़रूरी है।
ये 3-4 तरह के रिकॉर्ड रख कर मुर्गी पालक है जो इस व्यवसाय को लाभ की तरफ ले जा सकता है। कुछ इनमें जिस प्रकार से ये जो प्रबंध व्यवस्था है, मुर्गी पालन घर है, उसमें कुछ 1-2 महीने में कुछ विजिट भी करवानी चाहिए डॉक्टरों की, या कुछ सलाह किस प्रकार से लेनी चाहिए? देखिए, मुर्गी पालक को हमेशा पशु चिकित्सक से सलाह लेते रहना चाहिए। उसको महीने में 2 महीने में जब भी समय मिले या जब उसकी ज़रूरत हो, उसको नज़दीक के पशु चिकित्सक से मुर्गी पालन के बारे में सलाह ले करके उचित प्रबंधन करते रहना चाहिए। डॉक्टर साहब, जिस प्रकार से यदि कोई नया व्यक्ति जुड़ना चाहे, मुर्गी फार्म को व्यवसाय को अपनाना चाहे, तो मुर्गी पालन के लिए कुछ ट्रेनिंग भी उपलब्ध रहती है सरकार की तरफ से या डिपार्टमेंट की तरफ से? जी हाँ, अपने पशुपालन विभाग द्वारा सभी पशुपालकों को जो मुर्गी का काम करना चाहते हैं उनके लिए 11 दिन की ट्रेनिंग उपलब्ध करवाई जाती है, जो लगभग सभी उपमंडल के लेवल पर साल में 2-3 बार इसका प्रबंध किया जाता है। तो जिसने भी ट्रेनिंग लेनी है वो नज़दीक के पशु चिकित्सालय में जा करके अपना नाम दर्ज करवाए, और जैसे ही ट्रेनिंग शुरू होगी उसको बुलाकर वहाँ पर ट्रेनिंग का प्रबंध कर दिया जाएगा। कोई इसके ट्रेनिंग के लिए कोई शिक्षा की भी जरूरत है या कोई भी व्यक्ति ले सकता है? कोई भी व्यक्ति ले सकता है। और डॉक्टर साहब, अब बारिश के दिनों की बात करें तो मुर्गी घरों की देखभाल किस प्रकार से करनी चाहिए? देखिए, बारिश के दिनों में सबसे पहले मुर्गी शेड की छत को जा कर के वहाँ पर जितनी भी दरारें हैं जहाँ से पानी टपक सकता है उनको बंद कर देना चाहिए, और जो साइड में है वहाँ पर बोरी का पर्दा लगा दें ताकि जो बौछारें हैं वो शेड के अंदर ना जाए। तो पानी अंदर नहीं जाएगा तो बिछावन गिल्ला नहीं होगा, बिछावन गिल्ला होने से जो समस्याएं आती वो बारिश के दिनों में नहीं आएंगी। तो समय समय पर बिछावन को भी चेक करते रहना चाहिए? जी हाँ, बिछावन को बारिश के दिनों में नमी ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से बिछावन में नमी होने की वजह से वो बैठ जाता है। इसलिए हर रोज़ या हर तीसरे दिन उसमें गुड़ाई करके उसको पलटते रहना चाहिए, ताकि उसके अंदर जो गैसेज वगैरह बनी हैं, अमोनिया गैस जो मुख्य तौर पर बनती है, वो निकलती रहे और वो बच्चों के ऊपर, मुर्गियों के ऊपर प्रतिकूल असर ना डाले। और इसके अंदर और क्या सावधानी रखनी चाहिए बारिश के दिनों में? बारिश के दिनों में मुख्य तो बिछावन की है, बिछावन गिल्ला नहीं होना चाहिए, शेड के अंदर पानी अंदर जाना नहीं चाहिए, और मुख्य तौर पर कुछ बीमारियां होती हैं उनका विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इन दिनों में कोक्सीडियोसिस, दस्तों की बीमारी, इस तरह की बीमारियां जो मुख्य रूप में पक्षियों में हो जाती हैं उनका विशेष ध्यान रखना चाहिए। और यदि ये बीमारियां आपको फार्म पे नजर आए तो पशु चिकित्सक से सलाह लेकर के उनका निदान करवाना चाहिए। अब प्रबंध की जिस प्रकार से हम बात करते हैं मुर्गी पालन के घरों की, तो मुर्गी घरों के अंदर कितने व्यक्तियों की ज़्यादा जरूरत रहती है? कितनी मुर्गियों पर कितने व्यक्ति रहने चाहिए देखरेख के लिए? इसके लिए लगभग 5,000 की मुर्गियों तक एक व्यक्ति उपयुक्त है। 10,000 के ऊपर 2 व्यक्ति आराम से उसका काम चला सकते हैं, क्योंकि आजकल ज़्यादातर ऑटोमेशन का समय है। तो भविष्य में किस प्रकार से आप इस व्यवसाय को देखते हैं, आगे और बढ़ने की कोई उम्मीद इसमें? देखिए, मुर्गी पालन पहले भी एक व्यवसाय का रूप ले चुका है और आगे भी ये और विस्तृत रूप में पशु पालक जो फार्मर है, मुर्गी पालक है या हमारा किसान है, उसकी आमदनी बढ़ाने में मुख्य योगदान अदा करेगा। तो घाटे का सौदा नहीं है, मतलब कि फायदे का ही आगे? बिल्कुल फायदे का है। इसको सिर्फ और सिर्फ एक प्रबंधन की ज़रूरत है। एक अच्छा प्रबंधन करके इसको हमेशा फायदा ही मिलेगा। तो आमदनी तो इसमें मतलब कि ज़्यादा है, लेकिन खर्चा बिल्कुल कम है। देखिए, खर्चा के हिसाब से आमदनी ज़्यादा है। जितना हम इसके अंदर इनपुट डालते हैं उसके हिसाब से इसमें प्रॉफिट मिलता है। सिर्फ और सिर्फ इसमें ये है, जागरूकता के साथ, उच्च प्रबंधन के साथ इसमें काम किया जाए तो ये कभी घाटा या हानि नहीं हो सकती इस व्यवसाय में। तो डॉक्टर साहब, कोई अंत में कुछ सलाह? देखिए, मुर्गी पालन मैं तो इतना ही कहूँगा कि मुर्गी पालन बहुत अच्छा व्यवसाय है। इसको एक आने वाले समय में एक आमदनी का जरिया बनाकर जो बेरोजगार युवक हैं, जो किसी नौकरी की तलाश में या किसी व्यवसाय की तलाश में, उसको अपना एक व्यवसाय के रूप में अपना सकते हैं और एक आजीविका का मुख्य स्रोत बना सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आज कार्यक्रम में आप जुड़े और जो आजकल के दिनों में मुर्गी घरों की देखभाल विषय पर आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी, कार्यक्रम में जुड़ने पर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विनोद भाई, ये तो आपने बहुत अच्छी जानकारी जो मुर्गी पालक भाई हैं उनको दी कि आजकल के दिनों में मुर्गी घरों की देखभाल किस तरह करनी है। और हमारे साथ जो डॉक्टर थे वो थे डॉक्टर रोहतास सैनी, पशु चिकित्सक बाबैन से।
तो कृष्ण भाई, बातचीत ज़रूर हम लेकर आते हैं और बहुत बढ़िया तरीके से बात बताई। और इब नहीं यो तो भाई आगे आने वाले टाइम में भी बहुत बढ़िया फायदे का सौदा है। तो इस में सहायक धंधे कृषि के लिए बहुत बढ़िया है। और अब दूसरा विषय भी हम ले लेते हैं आज की नसीहत का। तो आज की नसीहत में हम के लिए कह रहे हैं विनोद भाई, आज की जो नसीहत है उसके अंतर्गत आज हम बात करेंगे पपेन उत्पादन एक लाभदायक व्यवसाय के बारे में। लेकिन एक संदेश ले लो पहले। बिल्कुल। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। विनोद भाई, हाँ कृष्ण भाई, पहला कराएंगे भाइयों का मनोरंजन और उसके बाद कार्यक्रम लेंगे। आज की नसीहत में जो भी चर्चा है उस पर करेंगे, फिर बाद में बातचीत। बिल्कुल। तेरा फर्ज हुआ पूरा, सावित्री उल्टी हट जा। बिना पति के धर्मराज मेरी चुप करे जिंदगी कटे जा। तेरा फर्ज हुआ पूरा, सावित्री उल्टी हट जा। बिना पति के धर्मराज मेरी चुप करे जिंदगी कटे जा। सत्यवान के सिवा मांग ले, हर गज भी ना टाल करूं। पहले वचन भरो भगवन में, आगे फिर सवाल करूं। सच्ची सती सावित्री से तू मैं भी तेरा ख्याल करूं। जवान अवस्था जति पति बिन, मोक्ष बता किस डाल करूं। भले बुरे कर्मों का लेखा जो थारे आगे छट जा। छुट्टा मौका जाल जगत में, एक दिन तेरा पच जा। तेरा फर्ज हुआ पूरा, सावित्री उल्टी हट जा। बिना पति के धर्मराज मेरी चुप करे जिंदगी कटे जा। और फिर यमराज सावित्री को 3 वचन देने की हाँ भर लेता है।
तो सावित्री पहले वचन में मांग लिए वरदान, आज तू कर ले सती यकीन मेरा, राज मिले और नैन खोल दो ससुरा ने तरहीन मेरा। ऐसा ही होगा सावित्री, अब देख लिए तू सीन मेरा, बिना पति के श्रीमान मन हो गया गणा मलिन मेरा। हाँ जीत उसी की होती आई, जो सच के ऊपर डट जा, उस मानस का क्या कर ले दो, कई बात न नट जा। तेरा फर्ज हुआ पूरा, सावित्री उल्टी हट जा, बिना पति के धर्म राज्य मेरी क्यों करे जिंदगी कट जा। और फिर सावित्री दूसरे व तीसरे वचन में यमराज को किस प्रकार से उलझा लेती है। सोच फिकर को छोड़ सती, जो सारी चिंता दूर करो, दो पुत्र हो मेरे पिता के, धर्मराज मंजूर करो। दो भाई तेरे हो जाएंगे, खुशी आज भरपूर करो, एक पुत्र हो मेरे उधर से, तेजस्वी और सूर करो। देता हूँ वरदान सती, सब काया का तेरा दुख कट जा। कैसे होगा पुत्र मेरा जब पति अलहदा पटी जा। तेरा फर्ज हुआ पूरा, सावित्री उल्टी हट जा, बिना पति के धर्म राज मेरी चुप जिंदगी कट जा। लेकिन सावित्री कहती है कि महाराज, आप एक तरफ तो मेरे पति के प्राण ले जा रहे हैं और दूसरी ओर मुझे पुत्रवती होने का वरदान देते हैं, तो ये कैसा इंसाफ है। तो यमराज क्या कहते हैं। सावित्री तन बचन लिए, मैं चक्कर भी फंसाया, नो निधि और 12 सिद्धिया दीन आपके है माया। किस तरिया जीवित कर दूं मैं तेरे पति की काया, सब कुछ कर सकती भक्ति भगवान भजन में पाया। मान सिंह ने मन समझाया, नाम हरिहर कारट जा, कह रघुनाथ धर्म धीरज से सारा खटका मिट जा। तेरा फर्ज हुआ पूरा, सावित्री उल्टी हट जा, बिना पति के धर्म राज मेरी क्यों करे जिंदगी कटे जा। कृष्ण भाई जी विनोद भाई, ये तो हमने रागनी सुनी और तेरा फर्ज हुआ पूरा। और वास्तव में देखो साथियों, लोक संस्कृति हमारा जीवन का आधार है। और अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, तो आज मौसम के बारे में क्या है भाई, काल का भी। विनोद भाई, आज का जो तापमान की बात करें तो आज का अधिकतम तापमान रहा 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहा 25 डिग्री सेल्सियस। और कल जो है ना, अधिकतम तापमान रहने की संभावना है 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। और इसके साथ साथ बारिश भी होने की पूरी संभावना है। तो कल के कार्यक्रम की भी बात कर लेते हैं जी। कल मंगलवार है और मंगलवार हम कार्यक्रम लेकर आया कर कार्यक्रम फोन इन। और कल का विषय रहेगा बरसात के मौसम में लगाई जाने वाली सब्जियों के बारे में। तो विषय बरसात के मौसम में लगाई जाने वाली सब्जियों के बारे में कार्यक्रम फोन इन में। और दूसरा विषय जो आज का है, आज की नसीहत में पपैन उत्पादन एक लाभदायक व्यवसाय। तो
पपेन का तो पता होगा ना भाई कृष्ण के किसने क्या अगर किस तरह की हो, अगर बताइए थोड़ा सा। हाँ विनोद भाई देखिए, पपेन जो है ना पपीता नहीं क्या देख रहा, अच्छा लेकिन पपीते का जो दूध है ना वो पपेन हुआ। बिल्कुल। हाँ, और इस दूध के अंदर बहुत सारे औषधीय गुण है, जिस तरह के एक तो मधुमेह के उपचार खातर बहुत बढ़िया फल है यू, और विटामिन ए का मुख्य साधन है, और आंखों की रोशनी खातर बढ़ाने खातर ये भी बड़ा कामयाब है। अच्छा। दूसरा है इसके कटे हुए फल अगर चर्म रोग को दूर करने में भी सहायक रहेंगे, और पपेन जो है मुख्य है एक तो गमाइसिन, पपेन और इसिडिन पाचक मिश्रण और यकृत की जो सालीदायक जो औषधि है ना उसके बनाने में बड़ा लाभदायक है। और इसके जो गुण हैं तो कृष्ण भाई गुण बहुत है, और पपेन यानी कि जो पपीते के फलों में तरल दूध का समान पदार्थ पाया जाता है, इसने सूखे हुए दूध जो पदार्थ है उसे पपेन कहते हैं। और जो व्यावसायिक गुण की बात करें तो इसके फलों का उपयोग जेली, मुरब्बा, अचार, टॉफ़ी, मदिरा, चटनी, शरबत और कई परिचितक पदार्थ के रूप में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और पपीते का जो पपेन मीर को मुलायम करने, रेशम को सुरक्षित रखने, ऊन को सुरक्षित रखने, बियर को ठंडा करने, चमड़े को मुलायम बनाने और मछली व अन्य पदार्थों जिस तरह टॉफ़ी, टूथपेस्ट आदि में भी इसका हम प्रयोग करते हैं। और इसके साथ साथ जो पपेन उत्पादन है इसको प्रभावित करने वाले देखियो भाइयों कुछ कारक भी हैं, जिस तरह के एक तो फल का आकार देखना हमने, जिससे कि एक तो लंबा चौड़ा होना चाहिए फल, यानी कि बड़े आकार का जो फल है उसमें से ज़्यादा दूध प्राप्त होगा। दूसरा मौसम का भी ध्यान रखना अपना, और इसकी कई प्रजातियां हैं जिनमें से पपेन ज़्यादा निकलता है, जिस तरह के को 2, को 5 और को 6 है। और इसके साथ साथ जो पूसा मैजेस्टिक है वो सबसे महत्वपूर्ण जो है ना बताई गई है। अगर इथरल का प्रभाव देखा तो 200 ppm इथरल का छिड़काव करने से पपीते के पौधे पर जो है ना अगर छिड़क दें तो इससे जो है ना पपेन की उत्पादन क्षमता बढ़ जाएगी। तो कृष्ण भाई कुल मिलाकर पपेन उत्पादन एक लाभदायक व्यवसाय है। और एक संदेश सुन लेते हैं। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। और विनोद भाई आज के जो किसानवाणी कार्यक्रम में है यहीं पर संपन्न होता है, तो भाइयों से ले इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।